गुड मॉर्निंग बेटा। टेस्ट हो गया केमिकल बॉन्डिंग का आपका। नेक्स्ट टेस्ट बता दो कौन सा नहीं +1 का। 150 मैट्रिक्स या हाइड्रोजन और एस ब्लॉक कर लें एक बार। हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक दोनों इनऑर्गेनिक हो जाएगी इससे हमारी। फिर उसके बाद पी ब्लॉक ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक अब हो गया आपका, इनऑर्गेनिक का वो बना हुआ है टच सारा, है ना। तो क्योंकि पी ब्लॉक में वही आना है, BF3 में बैक बॉन्डिंग है, ये पहले पी ब्लॉक देना, पी ब्लॉक दे लेते हैं। लिखो इस वीक होगा आपका, नहीं नेक्स्ट वीक 15 दिन बाद लेते हैं हम। 15 दिन बाद होगा हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक, उससे नेक्स्ट टेस्ट होगा पी ब्लॉक, ठीक है। हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक इकट्ठा होगा नेक्स्ट 15 डेज में, नेक्स्ट संडे। कोई डेट चेक करके बताना क्या है। नेक्स्ट संडे का डेट भी लिख लो, देखना बेटा कैलेंडर पे। नेक्स्ट संडे क्या होता है, 15 दिन बाद क्या होता है। लिख लिया बेटा ये 28 लिख लो बेटा। 28 मई को आ रहा है हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक। 9 जून को होगा, 10 जून को होगा पी ब्लॉक। इस बार को एक बार संडे, एक बार सैटरडे, एक बार इस बार क्या आ रहा है, इस बार का केमिकल काइनेटिक्स। इस वीक पे होगा केमिकल काइनेटिक्स। तीन टेस्ट लिख लो। इस संडे होगा केमिकल काइनेटिक्स, नेक्स्ट संडे होगा हाइड्रोजन एंड एस, 10 जून को होगा पी ब्लॉक, ठीक है। हाँ बेटा, रिवीजन हम क्या ले रहे हैं, रिवीजन केमिकल काइनेटिक्स देख लेंगे, कोई बात नहीं। सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव दोनों ही लेते होते हैं हम। एक दिन संडे वो ले लेंगे, सैटरडे ऐसे कर, ठीक है। क्लियर है, हो जाएगा। 1 महीने का शेड्यूल बहुत है, कनन हो जाएगा बेटा ये तैयार। कोई साल का देने का फायदा तो है नहीं, क्योंकि फॉलो तो होता नहीं हमसे, फॉलो नहीं ना होता। अब बीच में टेस्ट आ गया था तो हमने 3 हफ्ते कर दिए, है ना। तो पहले साल का दे दो, हो नहीं रहा पॉसिबल, क्योंकि पहले हमने जो पहला टेस्ट है इसमें 3 हफ्ते का ब्रेक लिया है। तो 1 महीने का ले लो, बहुत होता है ना। तो 1 महीने का आपको टाइम बता दिया। हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक पढ़ना है और ये पढ़ना है पी ब्लॉक नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कैटलिस्ट, है ना। अर्हेनियस इक्वेशन का एक्सपोनेंशियल फॉर्म कोई बताओ। अगम, अगमप्रीत आप बताओ, के कैसे लिखा जाता है। के इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर माइनस ए बाय आर। इसमें ए को क्या कहा जाता है, क्या नाम है ए का, अर्हेनियस पैरामीटर, है ना, फ्रीक्वेंसी पे। फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन क्या है इसमें से, अनिकेत, ई रेज टू पावर माइनस ए बाय आर, ठीक है। टेम्परेचर का इफेक्ट इक्वेशन बनी थी एक, log K2/K1 वाला, वो कौन बता रहा है, चरण कमल। चरण कमल बताओ कैसे लिखा जाता है log K2/K1 इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर निकालने के लिए, न्यूमेरिकल के लिए। वो तो कैटलिस्ट का इफेक्ट था, टेम्परेचर का इफेक्ट ये अपने कैटलिस्ट का बता दिया। डेल्टा ए बाई 2.303 RT किसका है, कैटलिस्ट का। चलो कैटलिस्ट का इसने बता दिया, log K2/K1 इज इक्वल टू डेल्टा ए डिवाइड 2.3 RT, है ना। टेम्परेचर का होगा डेल्टा ए नहीं आएगा,
EA by 2.303 R bracket 1 by T1 minus 1 by T2. T1 is lower temperature, T2 is higher. ठीक है, इस दोनों से हमने न्यूमेरिकल निकाला। एक टर्म था टेम्परेचर कोफिशिएंट। व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो कौन एक्सप्लेन करेगा? टेम्परेचर कोफिशिएंट T+10 and to T डिग्री। एक T+10 डिग्री पे के एक T डिग्री पे उनकी रेशियो को क्या कहते हैं? टेम्परेचर। जनरली टेम्परेचर कोफिशिएंट ज्यादातर कौन कौन सी रेंज में होता है? 2 और 3 के बीच में, 2 या 3 के बीच में। ठीक है, कैटलिस्ट का रोल क्या है? कैसे रिएक्शन को फास्ट बनाता है कैटलिस्ट? एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर देता है। क्या कैटलिस्ट कंज्यूम होता है रिएक्शन में? नहीं हो। क्या कैटलिस्ट किसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को या नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस बना सकता है? नहीं। क्या कैटलिस्ट डेल्टा जी की वैल्यू को कम या ज्यादा करता है? नहीं। क्या ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कम या ज्यादा करता है? नहीं। तो कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ रेट कांस्टेंट को इफेक्ट करता है, ना तो ये डेल्टा जी को चेंज कर सकता है, ना डेल्टा एच को, ना के इक्विलिब्रियम को, किसी को भी कोई चेंज नहीं करता। ठीक है। क्या कैटलिस्ट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की रेट फास्ट कर सकता है? क्या कैटलिस्ट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की रेट फास्ट कर सकता है? नहीं। अगर रिएक्शन ही नॉन स्पॉन्टेनियस है, हो ही नहीं रही, तो पहली बात है कैटलिस्ट इनिशिएट नहीं करवा सकता रिएक्शन को। कैटलिस्ट सिर्फ अगर चल रही है रिएक्शन तो चलते हुए को फास्ट बना सकता है, स्टार्ट नहीं करवा सकता। अगर रिएक्शन आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस मींस हो ही नहीं रही, इसका मतलब पहले उसे स्टार्ट करवाना पड़ेगा, तभी तो रेट फास्ट करेगा। तो कैटलिस्ट नॉन स्पॉन्टेनियस को फास्ट नहीं बना सकता, ये सिर्फ किसको बना सकता है? स्पॉन्टेनियस को। इसका मतलब ये हो गया कि कैटलिस्ट स्टार्ट नहीं करवा सकता रिएक्शन। आपको कह दे भी क्या ऐसा होगा भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, कैटलिस्ट डाला और फास्ट होगी? नहीं, हो ही नहीं रही। पहले तो करवाओ रिएक्शन, जब होएगी तभी फास्ट होएगी, नहीं तो नहीं। ठीक है, हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एक रिवर्सिबल वाला भी आपको बता दिया था, है ना, कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है फॉरवर्ड या बैकवर्ड, लेकिन के दोनों इंक्रीज होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से के हमेशा क्या होता है? इंक्रीज, चाहे फॉरवर्ड का हो चाहे बैकवर्ड। ठीक है। नेक्स्ट, आज हमने टॉपिक पढ़ना है, एक 3 आपको बताए थे, 3 पार्ट में हमने चैप्टर को डिवाइड किया था। पहला है कैलकुलेशन ऑफ रेट, जिसमें 2 तरह का आ गया, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। एवरेज हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला, लेकिन हमें लगा भी ये ज्यादा अच्छा नहीं है, तो इंस्टेंटेनियस निकाला। एक्सपेरिमेंटली हम ग्राफ से निकालते थे, स्लोप लेके। एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकली हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन से निकाला, लेकिन लॉ ऑफ मास सेक्शन में इंप्रूव करके क्या बना दिया? रेट लॉ से निकालने लगे। इसी में एक इंटीग्रेटेड रेट लॉ आ गया था, जिसने हमें और भी हेल्प की ये समझने में भी कितने टाइम में रिएक्शन कितनी हो जाएगी, कितने टाइम में 20% कंज्यूम हो जाएगा, कितने में 80%, ऐसी वाली चीजें भी हमने करनी। इंटीग्रेटेड रेट लॉ लेकिन हमारे सिलेबस में 0 और फर्स्ट का ही है, हमने एक्स्ट्रा 0 सेकंड का भी कर रखा है, हाफ का भी कर। ठीक है, ये एक पार्ट था हमारा। सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ फैक्टर्स अफेक्टिंग। फैक्टर में मेन जो 2 फैक्टर हैं वो हमने कर लिए, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। दोनों में कौन सी इक्वेशन काम आई है? अर्हीनियस। इसमें 2 फॉर्मूले हमें दे दिए। पहला लॉ K2/K1 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। अगर कैटलिस्ट है तो वो कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, तो डेल्टा EA डिवाइड 2.303 R, है ना। इसमें हम जो थ्योरी रिक्वायर्ड थी वो पढ़ ली। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, इफेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेटर कॉम्प्लेक्स क्या है, वो सारी चीजें आपको बता दी। ग्राफ कैसे कैसे बनेंगे एक्टिवेशन के, एंडो के लिए, एक्सो के लिए, वो सारा पढ़ लिया। इवन थोड़ा सा डेल्टा एच, इक्विलिब्रियम के क्या क्या बीच में टॉपिक आ सकते हैं, आपको वो रिलेट करके बता दी। ठीक है, हो गया इतना। अब लास्ट पे एक और चीज लिखी थी, सोचो, मैकेनिज्म। तो थोड़ा सा मैकेनिज्म के बारे में हम ब्रीफ डिस्कस कर रहे हैं। ये इसने एनसीईआरटी में आपको लिखा होगा बेटा, जहां 0 फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाया ना, उसने वहीं पे एक आधा पेज लिख रखा है बस, तो बहुत ज्यादा तो नहीं है, फिर भी हम क्वेश्चन के बेस पे कर लेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, समझते हैं इस टॉपिक को। रिएक्शंस हमारे दो तरह के हो जाते हैं, एक तो है सिंपल रिएक्शन जिन्हें कहा जाता है एलिमेंट्री, लेकिन कई बार रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एलिमेंट्री तो होता है कि एक ही स्टेप में रिएक्शन हो गई, जैसे NaCl और सिल्वर नाइट्रेट कभी मिले तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हमें पता सीधा सीधा AgCl के PPT बन जाएंगे, बाहर निकल जाएगा NaNO3 बन जाएगा। या फिर एसिड से बेस टकराएगा तो सिर्फ वाटर बनेगा, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, सिंपल रिएक्शन है, वाटर प्लस क्या है NaCl। एलिमेंट्री रिएक्शन तो फिर उसे कहते हैं जो सिर्फ एक सिंगल स्टेप में हो जाती हैं, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन कुछ रिएक्शनें होती हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कई बार ऐसे होती हैं भी एक से ज्यादा स्टेप में होती हैं रिएक्शंस। कैसे? जैसे एक रिएक्शन में लिख के दे रहा हूं, इसका मैकेनिज्म हम समझेंगे। NO2 प्लस F2 ये आपको देता है NOF2 देता है, ये NCERT में हमें रिएक्शन लिखा मिलेगा। ये दो एक स्टेप में हो रहा है ना, लेकिन एक्चुअल में इसका जो रेट आ रहा है बेटा, रेट ये आ रहा है K NO की पावर 2 नहीं आ रही, और ये उसने ऐसे दिया है भी ये दो स्टेप में होता है। पहले स्टेप में एक NO और एक F2 टकराते हैं, सिर्फ एक NO और एक F2 टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, कोलिजन होता है, उससे प्रोडक्ट बनता है, और प्रोडक्ट हमेशा एक ही बनाना है हमने, कौन सा? NOF। लेकिन अगर हम NOF बना देंगे तो चेक करो रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रहा। NOF में से इसका मतलब ये हो गया कि F का बॉन्ड टूट तो गया, इसमें से एक F तो इसने ले ली, एक F क्या रहेगी? एक्स्ट्रा रहेगी। तो एक F जो एक्स्ट्रा रहेगी, हम एक बार मान लेते हैं वो ऐसे टूटा होगा, बॉन्ड F अलग से बना होगा, है ना, इट मे बी पॉसिबल बना होगा। और स्टेप 2 एक और हुआ होगा, जिस स्टेप में क्या होता है, जो रिएक्टेंट बचा, रिएक्टेंट NO के दो थे, F2 का एक था, एक NO अभी टकराया है, एक NO बचा है ना हमारे पास, एक NO जो बचा वो वाला, और एक जो कुछ एक्स्ट्रा बचा वो इंटरमीडिएट एक्स्ट्रा बना F, ये आपस में टकराते होंगे, टकरा के क्या बनते होंगे? NOF। ओवरऑल रिएक्शन आपका सेम ही रहेगा, चाहे चेक कर लो, ओवरऑल सेम है। ओवरऑल में अगर ऐड कर दें ये F और ये F तो कट ही गया, क्या सेम आ रहा है रिएक्शन, है ना? बात समझ आ रही है? तो कई बार कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनके बारे में ऐसे सोचा जाता है भी ये एक स्टेप में नहीं हो रही, एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है। पहले एक स्टेप में एक NO आता है, एक F आता है, वो टकरा के NOF बन जाता है, F एक्स्ट्रा निकल जाता है, जिसे कहते हैं इंटरमीडिएट। वो F दोबारा से एक NO से टकरा के क्या बनाता है? NOF। ओवरऑल रिएक्शन चाहे सेम ही हो रहा है। अब ये जो ऐसे रिएक्शंस हैं जो हम सोचते हैं ऐसे भी स्टेप्स में होती हैं, पहले स्टेप में कुछ और होता है, दूसरे में कुछ और होता है, इन रिएक्शंस के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, इन्हें क्या कह रहे हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो पहले इतना लिखो, क्या है एलिमेंट्री रिएक्शन, डेफिनेशन लिखो। अगर हमें पूछा जाता है एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन, तो हम कहेंगे हमारे लिए एलिमेंट्री रिएक्शन वो है जो सिंगल स्टेप में हो जाती है, बस रिएक्टेंट टकराए, सीधा टकरा के क्या बन जाए? प्रोडक्ट, कोई इंटरमीडिएट ना बने, उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट्री। तो डेफिनेशन लिख रहे हैं, व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन? आर reactions which can occur in a single step, in a single step, जो एक सिंगल स्टेप में हो जाएंगी उसे क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री रिएक्शन। हो जाएगा? इंपॉर्टेंट लिख लो, लॉ ऑफ मास एक्शन इज ऑलवेज वैलिड, क्योंकि एक ही स्टेप में हो रही है तो जो कोफिशिएंट हमें एक्सपेक्टेड है, रेट ज्यादातर वही आएगा जो ये कह रहा है। तो जनरली लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? वैलिड। ठीक है, लेकिन दूसरी रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स किसे कह रहे हैं?
अगर रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में होती हैं, कैन अकर इन मिनिमम 2, ज्यादा तो जितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 और मोर, मिनिमम 2 और मोर स्टेप्स, उन रिएक्शन को क्या कहा जाता है बेटा? कॉम्प्लेक्स, है ना। अब हमें कैसे पता चलेगा कोई रिएक्शन है या नहीं? हमारा अगर क्वेश्चन बना के देता है तो तुम्हें ऐसे रेट लिख के दिया जाएगा, ऐसे रेट लिख के दिया जाएगा। कोई सोचो कैसे पता लगा लोगे भी ये कॉम्प्लेक्स है, ये है नहीं? कोफिशिएंट, अगर तुम्हारे कोफिशिएंट मैच हो रहे हैं, NaCl का 1 इसमें भी 1 है, AgNO3 का 1 इसमें भी 1 है, तब तो तुम कहोगे भी हाँ ये तो LOMa लग गया। अगर LOMa लग गया वैलिड है, इसका मतलब एक ही स्टेप में हुआ होगा। लेकिन अगर तुम्हारा ये नहीं लग रहा, NO की पावर आनी तो चाहिए थी 2 लॉ ऑफ मास एक्शन से, लेकिन इसमें 2 है, तो फिर तुम्हें ऐसे आइडिया हो जाएगा, है ना। तो इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन ऐसे नहीं कहेंगे, वैलिड है लेकिन सिर्फ एक एलिमेंट्री स्टेप के लिए वैलिड है ना। हो जाएगा, लिखो पहले इसे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन अकर इन 2 or more steps. Important is law of mass action may be valid for elementary steps. जो अलग अलग एलिमेंट्री स्टेप्स हैं उन पे तो लगेगा ही लॉ ऑफ मास एक्शन। इसका मतलब एग्जैक्टली हमें अब समझ आ रहा है भी लॉ ऑफ मास एक्शन हमने ऐसा भी नहीं भी गलत ही कर दिया, हमने रखा है, उसकी इंपॉर्टेंस तो है। बस ये है कि लॉ ऑफ मास एक्शन कहता भी तुम मुझे ये बताओ भी कौन कौन से 2 टकराते हैं, 2 टकराते हैं 3, अगर एक ही स्टेप में टकराते हैं कहता फिर तो रेट तुम्हारी उन पे कोएफिशिएंट पे डिपेंड करेगी। लेकिन अगर टकरा ही नहीं रहे, तुम तो कह रहे हो पहले 2 टकरा रहे हैं फिर 2, तो फिर अलग अलग लगेगा। इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन ऐसे लगेगा कि इसका रेट NO की पावर 1 F2 की पावर 1 सही आएगा। ये अलग से एक रिएक्शन है, इस अलग से रिएक्शन के लिए अलग से लगेगा लॉ ऑफ मास एक्शन, इसका रेट NO की पावर 1 F की पावर 1। तो एलिमेंट्री स्टेप्स के लिए लगता है, इट मींस एक चीज और क्लैरिटी होगी। हाँ, हमें क्वेश्चन कैसे आया? हमें क्वेश्चन दिया गया भी बताना रेट लॉ लिख के क्या ये कॉम्प्लेक्स है या नहीं। तो तुमने देखा भी कोएफिशिएंट मैच नहीं हो रहे, नहीं हो रहे तो कौन सा है? कॉम्प्लेक्स। हो रहे हैं तो क्या है? हमें तो ऐसे ही इतना क्लियर हो जाएगा बेटा, क्लियर है। आगे चल रहे हैं, हमें इनमें से पढ़ना है सिर्फ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स। फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट कैसे लिखा जाता है? जैसे ये वाला देखना, एग्जांपल लिख लो, ये एक रिएक्शन है, ये हमने लिखा पहले भी है ना। इसका अगर मैकेनिज्म स्टडी करें तो इसका रेट किसी एक स्टेप से तो मैच हो रहा होगा। देखना किस स्टेप से मैच हो रहा है। अगर मैं इंडिविजुअल अलग से इस स्टेप का लिखूं रेट, तो क्या ये मैच हो रहा है बेटा? इसमें NO 1 है, NO 1 है, F2 क्या है? 1। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स में फिर कोई एक स्टेप ऐसा होगा जिससे आपका रेट लॉ क्या बैठेगा? फिट बैठे। और ये स्टेप को एक नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है रेट डिसाइडिंग स्टेप। एंड व्हाट इज रेट डिसाइडिंग स्टेप? हम मानते हैं कि अगर अलग अलग मैकेनिज्म है, A से B बनता है, B से C बनता है, C से D बनता है, हमने A से D बनाना है। लेकिन ऐसा कुछ है कि पहले स्टेप में A से B बनेगा, फिर B से क्या बनेगा? C, फिर C से क्या बनेगा? D। ऐसा कुछ है ना। अलग अलग स्टेप्स में रिएक्शन चल रहा है, तो ओवरऑल रिएक्शन का रेट, ओवरऑल रिएक्शन का रेट सोचो, वो ये कह रहा है भी ओवरऑल रिएक्शन का रेट किसी ऐसे स्टेप पे डिपेंड करेगा जो सबसे स्लो था, जो सबसे स्लो था। क्या ये चीज वैलिड है बेटा? जब तक स्लो वाला ही नहीं हो रहा, फास्ट वाले का कोई फायदा होगा? तो ओवरऑल रिएक्शन को कितना टाइम लगेगा? इस स्टेप को लगे 10 मिनट, ये सारे 10 सेकंड में ही हो गए। तो मुझे ओवरऑल रिएक्शन को 10 मिनट लगे या 10 सेकंड लगे? 10 मिनट लगे। इट मींस वो ऐसे कहता है भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में फिर आप स्टेप्स जो देखोगे उनमें से कोई एक रेट डिसाइडिंग होगा। और वो हमें कैसे पता चलता है रेट डिसाइडिंग? दैट विल बी ए स्लोएस्ट स्टेप। ये सेम हो गया जैसे हमने एक टॉपिक पढ़ा था, याद है, लिमिटिंग रिएजन का। एक साइकिल बनाने वाली इंडस्ट्री है,
उसने एक पर्सन को काम दिया कि पूरा साइकिल का फ्रेम बनाना है तुमने, दूसरे को काम दिया भी तुम तो टायर बना दो बस। अब टायर बनाने वाले का काम तो इजी है, वो तो दिन में बना देता है 100 टायर। पूरा फ्रेम बनाने में बहुत टाइम लगता है, कभी काटना, कभी वेल्ड करना, कभी कुछ करना, तो उसके फ्रेम सिर्फ 10 ही बन पा रहे हैं। अब 10 फ्रेम बन पा रहे हैं, टायर 100 बन गए, एक साइकिल पे 2 टायर चाहिए थे। टायर वाला कहता भी मेरी प्रोडक्शन तो तुम 50 साइकिल बना सकते हो, लेकिन फ्रेम वाले से पूछा, वो कहता भी मेरे साइकिल कितने बन सकते हैं, 10। तो बताओ एक दिन में ओवरऑल यील्ड 50 साइकिल बनेंगे बाहर इंडस्ट्री के निकलेंगे या 10 बनेंगे? तो उसका रेट ऑफ प्रोडक्शन जो हुआ साइकिल का वो कितना हो गया, 10। और वो किसने डिसाइड किया, जो सबसे स्लो वाला वर्कर है ना। तो हम किसी इंडस्ट्री में जब अलग अलग वर्कर काम कर रहे हैं, हम सबसे स्लो वाले से पूछेंगे भी तेरा क्या है प्रोडक्ट, तुमने कितने बना दिए। वही चीज रिएक्शन पे भी अप्लाई होती है। तो रिएक्शन में अगर अलग अलग स्टेप्स हैं, उनमें से सबसे जो स्लो स्टेप है वो कौन सा होगा, रेट डिसाइडिंग स्टेप। हमें वो ये लिख के देगा भी ये स्लोएस्ट है, हमें बस स्लोएस्ट ले लेना है, स्लोएस्ट पे क्या लगा देना है, लॉ ऑफ मास एक्शन, उससे बता देंगे भी इसका रेट ऐसे होगा, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, बस हमें तो ये कर हो जाएगा। तो लिखो रेट डिसाइडिंग स्टेप क्या है। इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन किस पे, इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस rate depends on slowest step that is known as, इसे क्या कहते हैं, that is known as rate deciding step, RDS, rate deciding step। हो जाएगा बेटा। और हमारा काम क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन इसमें से, जैसे आपको बताया भी एक पेज ही लिखा है एनसीईआरटी का, बहुत लेंथी तो है नहीं। तो पहला क्वेश्चन ये कि आपको पहचानना भी है या नहीं कॉम्प्लेक्स, दूसरा ये कि कॉम्प्लेक्स का रेट और रेट लॉ कैसे लिखना है। आप रेट डिसाइडिंग स्टेप पहचान लोगे, उस पे क्या लग जाएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन इज वैलिड फॉर आरडीएस। आरडीएस से आप लिख दो, आप उसका ऑर्डर दिखा है ना। तो हमें बस 2 ही तरह के क्वेश्चन है, कर लोगे बेटा। जैसे अगर मैं ये ना लिखता, तुम्हें ऐसे क्वेश्चन देता भी इसका ये मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म है, तुम्हें कहता भी बताओ इसका रेट लॉ कैसे लिखोगे, लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे लगेगा, तुम्हें यहां लिख के दे देता भी ये स्लो है और ये फास्ट है, तो तुम पहचान लेते भी कौन सा आरडीएस है। स्लो से रेट का लिख देते भी रेट इज इक्वल टू एनओ की पावर 1 होएगी, हो जाएगा, बस इतना क्वेश्चन। या फिर उल्टा ये क्वेश्चन ऐसे आता भी रेट लिखा रहता, रेट हमने ये ढूंढ लिया भी ये आता है, ये रेट आता है, और आपको पूछा आता भी बताओ ये लिखा हुआ मैकेनिज्म, 4 ऑप्शन दे देगा अलग अलग मैकेनिज्म। आपको हो सकता है ऐसे कहता भी क्या ये मैकेनिज्म इस पे अप्लाई होगा या नहीं। तो हम देखते भी क्या हमारा स्लोएस्ट स्टेप, क्या हमारा स्लोएस्ट स्टेप, उसका जो रेट लिखूंगा वो सेम आता है जो इसने दिया है। तो अगर सेम आता है हम कहेंगे हाँ इस पे वैलिड हो। तो ऐसे 2 तरह के क्वेश्चन इसमें हो जाएगा बेटा, क्लियर हो गया। तो हमें बस 2 तरह के क्वेश्चन करने हैं, पहला पहचानना है कि सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, दूसरा ऐसे अलग अलग हो सकता है किसी एक में 2NO + F2 लिख के स्लो स्टेप बनाया होता, वो क्या सही होता, नहीं होता। तो हम लिख लेते भी हाँ जिसमें ये रेट लिखा जा रहा है सेम मैच हो रहा है, वो क्या है, रेट डिसाइडिंग, वो हमारा सही वाला है। हो जाएगा बेटा। जैसे देखो एक और रिएक्शन करके देखते हैं। ये रिएक्शन एक दिया हुआ है 2N2O5 गिव्स NO2 + O2। आपको मेरे क्वेश्चन का आंसर करना है। इसका रेट मैंने लिख रखा है ऐसे, रेट इज इक्वल टू K N2O पावर की पावर 1। आपको बताना है पहला, इज इट अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, सेकंड मैकेनिज्म लिख रहा हूं, आपको बताना है मैकेनिज्म इज वैलिड और नॉट। पहला स्टेप N2O5 gives NO2 + O। सेकंड स्टेप
N2O5 plus O gives NO2 plus O2। ये लिखा हुआ है स्लोएस्ट। तो पहला, क्या हमारा क्वेश्चन मैच हो रहा है? नहीं हो रहा। हम कहेंगे भी नहीं, रेट लॉ तो अलग आ रहा है, इसका क्वेश्चन कितना है 1, आना कितना चाहिए था 2। तो क्या लिखें? ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स। हम कहेंगे ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्या आ जाएगा? यस। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन चेक करो, इसमें से कौन सा आरडीएस है, रेट डिसाइडिंग? पहला वाला। अगर पहला आरडीएस है तो इस पे लॉ ऑफ मास एक्शन लिखेंगे हम। ओवरऑल रेट इसी पे डिपेंड करेगा, जितनी फास्ट ये होगा सारी रिएक्शन उतनी फास्ट ही मानी जाएगी। तो इससे रेट कैसे लिखा जाए बताओ? रेट इज इक्वल टू के N2O5 की पावर कितनी? 1। मैच हो गया? हो जाएगा। तो ऐसे हमें क्वेश्चन कर लोगे बेटा? हाँ, बोर्ड में थोड़ा क्वेश्चन इसका मुश्किल बन सकता था। बोर्ड में ये बन सकता है भी प्रपोज ए मैकेनिज्म, इसका उल्टा है, बोर्ड का मुश्किल होगा। प्रपोज ए मैकेनिज्म तो वो भी थोड़ा सा सीख लेते हैं कैसे करना है। अगर मुझे स्टेप लिखने पड़ते तो मैं खुद स्टेप कैसे लिखता? पहले एक स्टेप लिखता ये देख के कि इसमें से कितने मॉलिक्यूल हैं। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं मुझे? N2O5 के 1। तो पहले मैं अपनी तरफ से एक स्लोएस्ट उठाता, इसमें से देख के लिखता भी N2O5 का कितना मॉलिक्यूल? 1 लिख लिया। उससे पहले प्रोडक्ट बनाऊंगा कि प्रोडक्ट क्या क्या है। तो प्रोडक्ट एक तो NO2 है, एक O2 है। तो पहले मैंने N पूरे कर दिए, भी 2 N है, 2 NO2 बना दिए। अगर 2 NO2 बना दिए तो O चेक करना, क्या O पूरे हुए? नहीं। कितने बच गए? 4 है, इधर 5 है, एक O बच गया। तो मैं एक O इंटरमीडिएट वैसे ही छोड़ता, O2 नहीं लिखता। इसे हम टिक कर देते भी ये है नहीं रिएक्शन में, इसे क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट। जिसे हम इमेजिन करते हैं भी बना होगा, इसकी कंसंट्रेशन आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। फिर सेकंड स्टेप में बस एक काम करना है भी, एक तो जो रिएक्टेंट बचा होगा अगर कोई, वो उठा लो, एक जो इंटरमीडिएट बना होगा वो उठा लो, उन दोनों को फिर से रिएक्ट करवा दो, प्रोडक्ट बना दो। अब हमने देखा भी रिएक्टेंट 2 थे, 2 में से एक ही यूज किया, एक बच गया। इंटरमीडिएट कौन सा बना है? O। तो O के साथ इसकी रिएक्शन करवा के क्या बनेगा? NO2 प्लस क्या बन जाएगा? O2। बैलेंस हो गया। अब O2 बन गया। और फाइनली ओवरऑल रिएक्शन आपका बैलेंस आना चाहिए, जो दिया हुआ है सेम ही आना चाहिए। क्या आ रहा है? ऐड करके देखो, सेम आ रहा है। तो फिर हम कहेंगे भी सही मैकेनिज्म हो जाएगा बेटा। तो थोड़ा सा एक सीख लो, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया भी मैकेनिज्म प्रपोज करना आ जाए तो पहले एलिमेंट्री स्टेप लिख दो। 2 NO2, ये बैलेंस करो, 2 NO2 और O2 कितने आएंगे? 5 और 6, 4 और 2। ठीक है, हो जाएगा बेटा। अब चेक करो, क्लियर है? मल्टीपल इजी है। मल्टीपल में सिर्फ आपसे पता करना है उसने भी क्या ये वैलिड है, तो आपने बस स्लो स्टेप देखना है। स्लो स्टेप से रेट अगर जो दिया हुआ वो मैच करके हम कहेंगे हाँ ये वैलिड है, और कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा इंटरमीडिएट कौन सा है? कोई ऐसा दिखेगा आपको जो ना तो रिएक्टेंट की साइड पे है ना प्रोडक्ट की साइड पे, दिख रहा है कोई? ओ, हम कहेंगे ओ क्या है? इंटरमीडिएट। कर लोगे बेटा? ये क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हो जाएगा, सिंपल टॉपिक है। लास्ट एक इंपॉर्टेंट बना के लिख लो एक क्वेश्चन। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और दे दिया उसने, ये क्या है? O3 है ओजोन, और ये डीकंपोज होते हैं, 2 मॉलिक्यूल ओजोन के बनाते हैं, 3 मॉलिक्यूल किसके? O2 के। और इसका हमें मैकेनिज्म ऐसे प्रपोज कर दिया उसने। स्टेप 1 दिया हुआ है, क्या था? O3 से बनता है O2 प्लस O, और स्टेप 2 दिया हुआ है O3 प्लस O गिव्स O2। ये क्या था? स्लोएस्ट है। ये रिवर्सिबल भी दिया हुआ है। हमें कहता तुम लिख के दो वैलिड है, मैकेनिज्म दिया हुआ है वैलिड। हमें कहता राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन। पहले लिख लो क्वेश्चन, फिर मुझे बताना रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या। तो एक ये क्वेश्चन हमें आया हुआ है प्रीवियस, एक ये कर लो। मींस पूरे टॉपिक में से 3 ही क्वेश्चन हैं। पहला कि क्या ये है एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स, पहला। दूसरा वैलिड है या नहीं मैकेनिज्म। तीसरा एक ऐसे तरह का, और बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है। ठीक है।
क्या लगता है कैसे लिखोगे रेट लॉ? बताओ। रेट लिख दिया आपने के O3 की पावर 1 O की पावर 1, ऐसे लिख दिया, ठीक है। लेकिन इसे मैंने इंपॉर्टेंट क्यों लिखा, वो ये कह रहा है, कहता भी तुम कह रहे हो कि इंटरमीडिएट की पावर 1 है, लेकिन जिसे तुम बता रहे हो वो इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन कैसे पता करेगा? तुमने तो लिख दिया भी यहाँ कंसंट्रेशन O3 की भर लो, यहाँ O की भर लो, तुमने मुझे लिख के दे दिया, मैं देखे जा रहा हूँ भी वो तो कुछ दिख ही नहीं रहा। ये तो तुम्हारे माइंड में है ना, मुझे तो नहीं पता क्या हो रहा है। मैं तो या तो O3 की कंसंट्रेशन निकाल पा रहा हूँ या फिर किसकी O2 की। तो फिर एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है भी कभी इंटरमीडिएट आ जाए तो इंपॉर्टेंट बना के लिख लो, इंटरमीडिएट must be replaced either by reactants or by products। इंटरमीडिएट रिप्लेस करना पड़ेगा या तो रिएक्टेंट से या फिर प्रोडक्ट्स। और उसका कोई ऐसा नहीं कि बहुत सारे मेथड हैं, एक ही मेथड है। जो स्लोएस्ट स्टेप है आप उससे रेट लिख लोगे, ये मैंने रेट लिख दिया, इससे एक स्टेप तो यूज हो ही गया बेटा। एक कोई और स्टेप जो बचा होगा वो रिवर्सिबल दे रखा है, देखना ये वाला। क्या इससे आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हो, इसका कितना होगा? रिवर्सिबल के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आता है? O2 की पावर 1 O की पावर 1, नीचे क्या आ जाएगा? O3 की पावर हो जाएगा। क्या इससे O की वैल्यू निकाल के, इससे O की वैल्यू अलग करके मैथमेटिकली इसमें भर सकते हैं हम? बस इतना काम करना होगा। तो एक स्टेप जो और दिया होगा ऊपर, उससे के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखना है, उससे O की वैल्यू निकाल लो। इससे अगर मैं O की वैल्यू कैलकुलेट करूं, चेक करना क्या O मेरा ऐसे आ जाएगा, O इज इक्वल टू K3 O3 डिवाइड क्या है O2, ये आ गया। इसे बना लेते हैं 2, इसे बना लेते हैं 1 एंड पुट वैल्यू ऑफ O फ्रॉम 2 इंटू 1, इतना करो। 2 से 1 में भर दो और 2 से 1 में भर के आपका आंसर निकल, ठीक है, हो जाएगा बेटा। ये वाली चीज समझ आ गई। एक स्टेप और दिया होगा, उसे ध्यान से देखो, उसका के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिख लो। के इक्विलिब्रियम से क्या O की वैल्यू ऐसे निकल गई, हमने O रिप्लेस करना है। अब मैं 2 से 1 में यहां वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा के O3 तो लिखना ही है लेकिन O नहीं लिखना, O की जगह क्या लिखना है, ये सारा एक्सप्रेशन। ये कैसे आएगा, K3 O3 नीचे कितना O2, ऐसे लिख लेंगे हम। अब K इंटू के एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, वो तो हमने वैसे भी कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटली निकालना है, तो हमें क्या, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भी ये K और ये K, इनको मल्टीप्लाई करके नया लिख लो K, इसे कह देते हैं ओवरऑल। रेट कांस्टेंट बन गया तो हम एक्सपेरिमेंटली निकाल लेंगे वैसे भी। अब देखना क्या पावर O3 की कितनी बन गई, 2, O2 की -1। अब जिसे आप बताओगे एटलीस्ट वो भर तो पाएगा ना बेटा, वो भर लेगा भी, ठीक है O3 की कंसंट्रेशन इतनी है, O2 की इतनी है, वो निकाल देगा रेट। लेकिन जैसे आपने O बता के छोड़ दिया था, क्या उसे कोई समझ आ रही थी भी O कहां से लेके आई? नहीं आ रहा। तो बस एक क्वेश्चन ये आया हुआ है कि कभी रेयर रेट के एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट आ जाए तो बस ये लाइन नोट कर लो, इंटरमीडिएट मस्ट बी रिप्लेस्ड ईदर बाय रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, हो जाएगा बेटा। तो O3 की 2 है, O2 की पावर कितनी है, -1, कर लोगे। और फाइनली एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल गया इसमें से, ऑर्डर कैन बी नेगेटिव, हम कहते थे हो सकता है, लेकिन नेगेटिव का मतलब तो ये हो गया अभी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, रेट क्या होएगी, कम। अब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़े, रेट कम हुए तो कभी भी नहीं होता। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़े और रेट कम हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता, फिर तो कोलिजन थ्योरी गलत हो गई। इसका मतलब ये आपको इसका एग्जांपल मिल रहा है भी कभी नेगेटिव ऑर्डर कभी आता है तो वो रिएक्टेंट की टर्म में नहीं होगा, प्रोडक्ट का पता है भी, अगर प्रोडक्ट बढ़ेंगे फिर तो बैकवर्ड ही जाएगा ना, तो रिएक्टेंट बढ़ेंगे तो हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपको कह दे कभी भी नेगेटिव कैसे बता रहे हो तुम, कोलिजन थ्योरी, तो फिर तुम फेल कर रहे हो। तुम तो कहते हो कंसंट्रेशन कम कर दी, अब कंसंट्रेशन कम कर दी रेट बढ़ा दिया, ऐसा तो नहीं होगा। तो फिर हम उसे आंसर देंगे, हम कहेंगे नेगेटिव हो सकता है, लेकिन उस केस में ये स्पेशल केस आएगा
उसमें किस पे डिपेंड करेगा? प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट का नेगेटिव हो सकता है, प्रोडक्ट ज्यादा होने से क्या हो जाएगा? रेट कम, है ना। तो इसे अलग से इंपॉर्टेंट बना के लिख लो। इंपॉर्टेंट इज इफ ऑर्डर इज नेगेटिव in a reaction, if order is negative in a reaction, it can be possible only in terms of किसका? in terms of reactant या product? only in terms of products. it can be possible only in terms of product. ये किसकी टर्म में पॉसिबल है? सिर्फ प्रोडक्ट की टर्म में पॉसिबल है, वैसे पॉसिबल है। हो जाएगा बेटा, कर लोगे? 2H2O2 gives water and O2. इसका ये मैकेनिज्म दिया हुआ है, H2O2 gives H2O and O, second H2O2 plus O gives H2O and O2। ये लिख रखा है ऐसे। रेट जो आ रही है एक्चुअली K H2O2 की पावर 1 आ रही है। आपको आंसर देने हैं, बोलना नहीं है। इज इट एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स? सेकेंड, इफ कॉम्प्लेक्स फाइंड आउट RDS। कौन सा स्टेप RDS है और मैकेनिज्म वैलिड है या नहीं है, चेक करो। इज मैकेनिज्म वैलिड और नॉट? तो पहले तो क्या कोफिशिएंट से पता चल रहा है भी एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स है ना। हमने देखा भी H2O2 की पावर कितनी है? 1। यहां आनी कितनी चाहिए? 2। तो हम कहेंगे एलिमेंट्री तो नहीं लग रही, क्या होगा? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स है। फिर हम चेक करते हैं भी अगर कॉम्प्लेक्स है तो क्या मैकेनिज्म सही प्रपोज किया है। सोचो इनमें से किसे मुझे स्लोएस्ट मानना चाहिए जिससे ये एक्सप्रेशन आ जाए। ये एक्सप्रेशन किस में आएगा? फर्स्ट में। H2O2 की पावर कितनी आनी चाहिए? 1। तो ये किस में आएगा? फर्स्ट में। में ये क्या हो गया? RDS। रेट डिसाइडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम आंसर दे देंगे कि रेट डिसाइडिंग कौन सा है, पहला कौन सा स्लोएस्ट स्टेप है ये। और थोड़ा सा कोशिश कर ले कि K1 और K2 में क्या रिलेशन होगा, K1 ज्यादा होगा या K2 ज्यादा होगा। तो स्लोएस्ट का मतलब क्या होता है? K1 ज्यादा या कम रेट कांस्टेंट। स्लो कब होती थी? K से कैसे पता चलता है? K ज्यादा तो रेट ज्यादा, K कम तो रेट कम। तो इसका मतलब K1 इज लेस देन K। ये रेट कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। हो जाएगा बेटा। तो ऐसे सिंपल सा टॉपिक है, इससे आप कर सकते। क्लियर है? लास्ट एक कर रहे हैं। एक टर्म हमने लिखा था मॉलिक्यूलैरिटी। मैंने आपको वैसे डेफिनेशन लिखवा दी थी, दोबारा से लिख लो मॉलिक्यूलैरिटी। और डिफरेंसेस कर रहे हैं ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी में। क्या डिफरेंसेस? कहीं आया था असाइनमेंट में, आपको बताया था थोड़ा सा कि व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी। कोई बता सकता है क्या होती है मॉलिक्यूलैरिटी? हम कहते हैं कोलिजन थ्योरी है, मॉलिक्यूल टकराएंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा। तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या कहती है कि मिनिमम कितने मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड हैं जो टकराएं प्रोडक्ट बनाने के लिए एक ही टाइम पे, उसे क्या कहते हैं? उसकी मॉलिक्यूलैरिटी। जैसे A to B बनाना है, हमें पता है A और B से मिलके बनता है, तो हमें पता है भी 2A और 1B जुड़ने चाहिए। इट मीन 2A साइमल्टेनियसली इधर से आ जाए, 2A इधर से क्या है B। जब एक ही टाइम पे तीनों टकराएं तभी पॉसिबिलिटी है भी A to B जुड़े। क्या अगर एक A और एक B टकराएंगे क्या पॉसिबिलिटी है? इसका मतलब एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली मिनिमम कितने मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड हैं ताकि वो टकराएं क्या बनाने के लिए? प्रोडक्ट। उसे क्या कहते हैं हम? मॉलिक्यूलर।
ठीक है, राइट डाउन मॉलिक्यूलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स colliding simultaneously to form a product, to form a product, उसे क्या कहते थे, मॉलिक्यूल। एक्चुअली पहले टर्म ऑर्डर की जगह ये यूज होता था मॉलिक्यूलरिटी, इसे भी हमने रिप्लेस किया। हम आइडिया लेते थे भी अगर मॉलिक्यूलरिटी 2 है, रेट में पावर ए की 1 बी की 1, जैसे इसमें पावर हम लिखेंगे ए की 2 बी की 1, तो रेट इज इक्वल टू ए की पावर 2 बी की 1। इसे हम पहले ऑर्डर की जगह क्या कहते थे, मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। लेकिन आज हमने इसे रिप्लेस कर दिया, बेटर टर्म क्या है, ऑर्डर। उसमें हम डिफरेंसेस में इसे समझेंगे क्या है। पहला, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर का डेफिनेशन लिख लो। क्या क्या डेफिनेशन है, डिफाइन ऑर्डर कौन बता रहा है, मॉलिक्यूलरिटी तो मैंने अभी बताई है। ये ऑर्डर हम किसे कहते थे, डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कोई ऑर्डर का डिफाइन कर सकता है सृष्टि? हाँ, राइट डाउन, डिफाइंड एज, ऑर्डर इज डिफाइंड एज पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ, defined as power of concentration term in rate law। रेट लॉ में कितनी पावर होती है, जबकि ये तो अलग ही है टॉपिक, ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली है, कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली टू फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है। अब दोनों में कोई रिलेशन तो है नहीं, फिर भी चलो बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का कि व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। अब ऑर्डर को और मॉलिक्यूलरिटी को देख के और क्या क्या डिफरेंसेस लगते हैं, तुम यस और नो करना। पहला, बताओ इनमें से कौन सा एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और कौन सा एक्सपेरिमेंटल है? एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर होगा, ऑर्डर तो हम एक्सपेरिमेंट से पता करते हैं, हम कहेंगे ये बड़ा डिफरेंस है, ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। इसमें आप थ्योरेटिकली बता सकते हो, आपको रिएक्शन लिख के दे दी भी, ए और बी ये मिलके बन रहे, आपने पहचान लिया भी 2 ए 1 बी, है ना। ये कौन सा है, प्रॉपर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। आप रिएक्शन देखोगे, उसमें देखोगे भी हाँ 2 ए 1 बी 3, 2 ए 2 बी 4, 1 ए 2 बी 3, ऐसे बताते जाओगे, है ना। ये तो हम सीधा बता, क्लियर। तीसरा, कौन सा जीरो, फ्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव सारा हो सकता है, ऑर्डर कैन बी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन फ्रैक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ये तो हमें एक्सपेरिमेंटली इनिशिएटेड मेथड से पता चलेगा। कई बार ऐसे होता था ना कि कंसंट्रेशन 4 गुना की लेकिन रेट 2 गुना ही हुई, तो फिर ऑर्डर हाफ आ गया ना, हाफ भी आ सकता है। लेकिन क्या ये 0 या हाफ हो सकता है? ये तो हमेशा होल नंबर ही रहेंगे, या तो मॉलिक्यूल 2 होंगे भी या मॉलिक्यूल 3 होंगे। क्या 2.5 मॉलिक्यूल कुछ है, क्या नेगेटिव मॉलिक्यूल कुछ है? तो एक ये बड़ा डिफरेंस है ना, बिल्कुल ही सेम मैच नहीं हो रही टर्म। हम कहेंगे नहीं, इट इज ऑलवेज अ होल नंबर, ये हमेशा क्या होने वाला है, होल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, और कोई डिफरेंस कर सकते हो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में? क्या होता है ऑर्डर? हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी निकाल सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकलती, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी तो अलग अलग स्टेप्स की बताओगे आप कि एक स्टेप में इतनी है, दूसरे स्टेप की इतनी है, तीसरे की इतनी है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी हैज नो मीनिंग, है ना। तो ऑर्डर कैन बी कैलकुलेटेड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आल्सो, जबकि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, इट हैज नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये आपका असर्शन रीजन बनेगा बेटा, मॉलिक्यूलरिटी इज मीनिंगलेस
इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में अलग अलग स्टेप की अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी है। पहले स्टेप में 2 टकरा रहे हैं, दूसरे में 3 टकरा रहे हैं, तो अलग अलग। ठीक है, हो जाएगा। तो ऐसे कुछ एक डिफरेंसेस हैं ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ आपको एक आइडिया दिया हुआ है कि पहले हम एक टर्म यूज करते थे मॉलिक्यूलरिटी, आज क्या यूज करते हैं ऑर्डर। अब फिर भी कभी आ जाए आपको न्यूमेरिकल में, क्यों बता रहा हूं, न्यूमेरिकल में कह दे फर्स्ट ऑर्डर की जगह आपको कह दे यूनिमॉलिक्यूलर है, इतने ग्राम से इतने ग्राम रह गया, इसे कैलकुलेट करके दो, तो आप समझ लेना भी हाँ कई कुछ साल पहले हम मॉलिक्यूलरिटी ही ऑर्डर को लेते थे। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन हमने बाद में लेटर ऑन इसे जैसे जैसे हमें पता चला भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी होती हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन में लिमिटेशन आने लगी, तो हमने एक बेटर टर्म दिया, उसे क्या कहते हैं, ऑर्डर। हो जाएगा, ऐसे याद। क्लियर है। एक क्वेश्चन और लिख लो इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन बना के लिख लो। Why molecularity of reaction 3 or more is rare? Why molecularity of reaction 3 or more is rare? जो मॉलिक्यूलरिटी है बेटा, उसने एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी में कि 3 या उससे ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी वाले रिएक्शन कम ही मिलते हैं हमें। 3 वालों को कई बार वर्ड देखना टर मॉलिक्यूलर लिखेगा, टर का मतलब समझ लो, टर मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 3 है। कहता 2 या 3 ज्यादा मिलती है मॉलिक्यूलरिटी, 3 से ज्यादा नहीं मिलती। तो ऑब्वियस है भी अगर मैं तुम्हें कहूं भी 2A और 2B 4 आपस में टकराएं, तो इसके चांसेस क्या होंगे, बहुत कम होंगे। सबसे ज्यादा चांसेस हैं 2 टकराने के। सबसे सिंपल वाली रिएक्शनें क्या होती हैं, जब भी हम कभी टकराते हैं क्राउडेड एरिया में, भीड़ में, तो ज्यादातर चलो 2 टकराते हैं, एक उधर से आ गया, एक इधर से। रेयर कभी ज्यादा भीड़ है 3 टकरा जाए, 4 या 5 तो जानबूझ के टकरा जाए तो टकरा जाए, है ना। लेकिन कभी होता है ऐसे कि हम 4 ने, एक उधर से आ रहा है, एक इधर से, और 4 के 4 टकरा गए, रेयर है। सेम मॉलिक्यूल के बारे में भी है कि ज्यादा चांसेस हैं बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन के। कभी कभी रेयर 3 टकरा जाए तो टकरा जाए, लेकिन 4 या 5 बहुत ही रेयर हैं। एक ही टाइम पे सोचो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है मैथमेटिकली भी 2A और 2B टकराएं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत कम है ना। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी एक वेसल है, इसमें A और B खुले छोड़ दिए, A B ऐसे, इन्हें कहा भी तुम भागना है, काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, ये टकराएंगे। सबसे ज्यादा चांसेस क्या हैं, एक A एक B टकराए, यही चांसेस हैं। कभी कभी रेयर 2A और 1B टकरा जाए, वो भी रेयर है। लेकिन 4 टकराएं, इसके चांसेस क्या हैं, बहुत ही कम है। तो ये फिनोमेना है कि गैसेस टकरा रही हैं वेसल में, कोलिजन हुए जा रहे हैं, लेकिन बेस्ट है कि सबसे ज्यादा कोलिजन क्या होते हैं, 2। इसीलिए जो कोलिजन थ्योरी है बेटा, वो सिर्फ बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन सोच के सारे क्वेश्चन कर रही है। जो हमने एक्टिवेशन पढ़ा और पढ़ा, वो सारे हमने किसे सोच के माना हुआ है, सारा बाई मॉलिक्यूलर, वो रियलिटी मानी हुई है। 3 या 4 वाले क्या है, रेयर। कर लोगे बेटा। तो क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलाइडिंग 3 or more simultaneously is very less. Probability of colliding 3 or more simultaneously क्या होगा, simultaneously is very less. एक ही टाइम पे 3 या 4 टकराएं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, बहुत कम रहती है। इस वजह से मॉलिक्यूलरिटी 3 या उससे ज्यादा चांसेस नहीं। हो जाएगा बेटा। इसीलिए जिनके कोफिशिएंट 3 या उससे ज्यादा आते हैं, मान के चलो उसमें चांसेस हैं कि वो क्या रिएक्शन होगा, कॉम्प्लेक्स। जैसे किसी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस किया, उसमें कोफिशिएंट 12 आ गए, 5 MnO4, 4 ऑक्सैलिक एसिड, 6 वाटर, ऐसे कुछ 12-13 आ गए, तो ऑब्वियस है भी 12 मॉलिक्यूलरिटी पॉसिबल है कभी कि ये 12 एकदम टकरा जाए, नहीं। तो वो कोफिशिएंट क्या मैच होगा रेट लॉ से, नहीं मैच होगा, तो इट मींस LOMA नहीं वैलिड होगा, तो वो क्या होगा। तो हम इससे ऐसे आइडिया भी ले लेंगे भी कोफिशिएंट अगर किसी का 3 या उससे ज्यादा आ रहा है, तो वो ज्यादातर चांसेस है कि वो क्या हो, कॉम्प्लेक्स। इसलिए ज्यादातर रिएक्शनें 3 या 4 वाली, उससे ज्यादा कोफिशिएंट वाली, वो क्या होने वाली है, कॉम्प्लेक्स होने वाली। उसमें एक स्टेप में कोई 2 टकराएंगे, फिर दूसरे में कोई 2 टकराएंगे, फिर तीसरे में कोई अलग से 2 टकराएंगे, ऐसे जरूर हो जाएगा। एक ही टाइम पे 10 टकराएं, एक ही टाइम पे 5 टकराएं, इसके चांसेस क्या होंगे, बहुत कम। हो जाएगा बेटा ये भी टॉपिक क्लियर है।
एक छोटा सा टॉपिक हमारा बचा है ना। वैसे तो कोलिजन थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दिया है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है, फिर भी थोड़ा सा रिलेट करके उससे टेम्परेचर और कंसंट्रेशन और इनका इफेक्ट मैंने बता दिया। एक बार क्वालिटी फिर से लिख लेंगे, कुछ एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, लाइट का क्या इफेक्ट है, सरफेस एरिया का, एक एक नंबर में आ जाता है, तो हम कल टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, अभी शीट में से हमने कर लिए थे क्वेश्चन, देखना असाइनमेंट हो गया था डिस्कस। कल ऐसे करो, एनसीईआरटी पढ़ के आओ, क्लास में लेके आओ। ठीक है, एनसीईआरटी थोरोली रीड करके आओ और क्लास में लेके आओ, कल हम इसे खत्म कर लेंगे चैप्टर।